तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। वाटर गॉड की पार्ट 4 के साथ हाजिर हूँ। अगर इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जाकर उसको पहले देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और तो अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुआ तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है। मैंने मेडिसिन ली है और मुझे बहुत ज्यादा नींद आई थी। उसी हालत में ही मैंने ये वीडियो कंप्लीट करके डाल दी। एब्सोल्यूट रिग्रेशन की अगर वीडियो में ना डाल पाया तो उसके लिए सॉरी, मगर एक ना एक मुझे तो डालना ही था। अब मैं सोने चलता हूँ। उठा और अगर मूड फ्रेश हुआ और सिर दर्द कम हुआ तो मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। चलो अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। इस पार्ट की स्टार्टिंग ज़ीहेंग क्लैन से होती है, जहां हम बटलर ज़ीहेंग को देखते हैं, जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर इंफॉर्मेशन अपने मास्टर को दे रहा था। और साथ में ये भी बताता है कि है तो वो एक 15 साल का बच्चा, लेकिन उसकी बॉडी रिफाइनिंग पिल के लिए एकदम परफेक्ट है। ऊपर से वो एक अनार्थ भी है, जिसका कोई भी नहीं तो ये उसको एक इजिली टारगेट भी बनाता है। और बातों बातों में ये भी पता चलता है कि थर्ड यंग मास्टर जो है, उनकी एज और आशु की एज एकदम सेम टू सेम है। एज के मामले में ज्यादा उन दोनों में फर्क नहीं, मगर पता नहीं कि बटलर ज़ीहेंग क्या सोच रहे थे। वो ये सारा का सारा प्रोसेस यंग मास्टर जाओ की बॉडी के लिए कर रहे थे। अब पता नहीं कि उनके इस बात से मतलब क्या था, लेकिन बस उनको इतना पता है कि अगर वो आशु को किसी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और उसको रिफाइनिंग पिल के प्रोसेस में भेज देते हैं तो उनका वो काम हो जाएगा, जिसके लिए बटलर ज़ीहेंग को इतना ज्यादा सब कुछ झेलना पड़ रहा था। जबकि अगली ओर इस बंदे का नाम सर जाओ होता है। उनसे पता चलता है कि ये वो सब कुछ यंग मास्टर के लिए ही कर रहे हैं। उनकी बॉडी बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक थी और एक वाइटल पिल का बनाना, वो भी उसके एक एज के बच्चे की बॉडी से, तो ये बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन आज एक अनार्थ बच्चा यहाँ वहाँ घूम रहा है और ऊपर से उसकी एज भी युआन जितनी है, मतलब कि यंग मास्टर के जितनी। तो इससे एक परफेक्ट टारगेट उनको और कोई नजर नहीं आ रहा। पहले में सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन अब आशु के आने के बाद उनके लिए सब कुछ रास्ते खुल चुके हैं। और तो सरजाओ कहने लगे कि आशु विदाउट अ डाउट एक बेस्ट मटेरियल है, वो भी वाइटल पिल को बनाने के लिए। मगर अब सिर्फ एक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। वो ये था कि सरजाओ को पता चला है कि आशु यंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स हॉल को ज्वाइन करने वाला है, और अगर ये करने में वो सक्षम होता है तो आशु को पकड़ने का उनका ये जो प्लान है तो वो बहुत इम्पॉसिबल होगा। ये नहीं कि उनको कोई भी चांस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर और भी उनको सब्र से और चालाकी से काम लेना होगा, क्योंकि सरजाओ नहीं चाहते कि आशु को पकड़ने के प्रोसेस में उनका पाला यंग क्लैन की मानोर के साथ हो जाए और एक छोटा सा एक्ट एक वॉर में बदल जाए। तभी हमने देखा वहाँ पर एक और बंदा भी होता है, जो कि सरजाओ और बटलर ज़ीहेंग पर पीछे से नजर रखा हुआ था। और बटलर ज़ीहेंग अपनी बात को पूरी तरह से बताने के बाद जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने वो पिक्चर फेंक दी, जो कि आशु की पिक्चर थी। और अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये और कोई नहीं बल्कि वही यंग मास्टर है, जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, और इसका नाम युआन है, जिसको हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो कि कुछ बुलीज की मदद से आशु और लीबो को इस मार्शल आर्ट स्कूल से बाहर निकालना चाहते थे। क्योंकि अगर ऐसा करने में वो सक्षम होते हैं तो ज़ीहेंग फैमिली आशु को पकड़ लेगी और यंग क्लैन का खतरा भी नहीं रहेगा। और इसको अचीव करने के लिए युआन बड़ा ही डिटरमिन्ड होता है, और वो कहने लगा कि अगर उसके रास्ते में जितने भी कांटे आ जाए तो उन कांटों को वो मार डालेगा। खुद के लिए एक वाइटल पिल का होना उसको पागल बना देता है कि वो किसी हद तक भी गिर सकता है। एंड देन सीन दोबारा यंग क्लैन मार्शल आर्ट स्कूल पर आता है, जहाँ देखते हैं हम लीबो को, जो कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि आखिर फर्स्ट क्लास बोर्न टैलेंट आशु कैसे हो सकता है। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आशु जैसा एक लड़का फर्स्ट क्लास बोर्न टैलेंट का ओनर हो सकता है। जबकि अगर लीबो अपनी बात करे तो वो तो जस्ट अपर मिडिल क्लास है, इतना बुरा भी नहीं। लेकिन लीबो को ये हैरानी है कि आशु के जो रिजल्ट्स आए हैं तो किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा अगर वो बताने पर आ जाए कि वो एक फर्स्ट क्लास बोर्न टैलेंट है। अब ये बात तो काफी नॉर्मल है कि अगर दोस्त आपसे हारता है तो बुरा लगता है, लेकिन अगर आपका खुद का ही दोस्त ही आपसे अच्छा निकले तो आपकी गांड फट के हाथ में आ जाती है, जो कि खासकर स्कूल रिजल्ट्स के टाइम ही आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ जाएगा। मगर आशु अपनी तरफ से इस बात को क्लियर करता हुआ कि हो सकता है बस उसके पास लीबो के कंपेयर में ज्यादा टैलेंट हो, क्योंकि उसने किसी तरह की भी चीटिंग नहीं करी। और अब ट्रेनिंग फील्ड जाने का टाइम होता है। आशु लीबो की बातों से पक गया है, इसलिए वो ट्रेनिंग फील्ड की ओर जब जा रहा था तो वो लीबो को भी इनवाइट करता है कि अगर उसकी बकवास खत्म हो गई हो तो वो साथ मिलकर ट्रेनिंग फील्ड की ओर जा सकते हैं, जो कि सुन लीबो वैसा ही करता है। लेकिन जब दोनों दोस्त वहाँ पर पहुँचे तो लीबो को काफी हैरानी हुई, क्योंकि वो सामने एक पर्सन को जानता है जिसका नाम चैंग होता है। चैंग को वहाँ पर देखकर लीबो ने उसे
उसे पुकारा और पूछने लगा कि आखिर चैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जिस अंदाज से वो ये बोलता है वो पता चलता है कि लीबो ये नहीं चाहता कि चैंग यहाँ पर हो। तो चैंग भी काउंटर में कहने लगा कि अगर तुम यहाँ पर हो सकते हो तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। आखिर तुम खुद को किस खेत की मूली मानते हो। वक्त ज्यादा नहीं लगा कि चैंग और लीबो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है जिस तरह वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो ये तो होना ही था, मगर वो दोनों लड़ते नहीं क्योंकि आशु ने बताया कि वो एक विलेज से है। तो वो यहाँ लड़के अपने विलेज का नाम इन सब लोगों के सामने बदनाम क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद आशु चैंग को अपनी ग्रीटिंग्स भी पेश करता है और आशु से मालूम होता है कि ये बंदा उनके विलेज से ही है। वो 2 साल उससे बड़ा भी है और विलेज में जितने भी लोग हैं तो उनके हिसाब से ये एक एक्सपर्ट फिशरमैन भी है जो कि काफी अच्छी मछलियां पकड़ता है। मगर जहाँ तक चैंग की बात की जाए कि आशु उसके साथ इस तरह बात क्यों कर रहा है और हमें इतना सब कुछ क्यों बता रहा है, तो दरअसल आशु की बॉडी का ओरिजिनल ओनर जो था जो कि मर गया है, तो उसका चैंग के साथ काफी अच्छा रिलेशन था। वो अच्छे टर्म्स पर थे, इस वजह से तो वो यहाँ पर इतने प्यार से चैंग से बात कर रहा है। जिसके बाद आशु चैंग से ये पूछने लगा, ब्रदर चैंग क्या आपका भी यहाँ पर आने का रीजन ट्रेन करने का था क्या। तो जवाब में आशु को हाँ सुनने को मिलता है और ऊपर से चैंग आशु को ये भी बताता है कि ये दुनिया ताकत से चलती है। अगर इन हफ्तों में तुम खुद को ताकतवर नहीं बनाओगे तो तुम ताकत के पैरों दब जाओगे, जो कि इस दुनिया की क्रूल रियलिटी है। और इसी रीजन से तो चैंग ने जितनी भी मछलियां पकड़ी थी तो उन सबको एक एक करके चैंग ने मार्केट में बेच दी। और जब उसके साथ पैसा जमा हुआ तो वो यहाँ दौड़ता हुआ चला आया क्योंकि ताकत के मामले में यांग क्लैन से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं। चैंग की तरफ से इतनी बातों को सुनने के बाद आशु चैंग को कहने लगा कि अगर यही आपका रीजन है तो चलो चलते हैं, क्योंकि ब्रदर यूकी ने ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर लिया है और अगर यहाँ खड़े खड़े वो टाइम को वेस्ट करते हैं तो ट्रेनिंग सेशन खत्म भी हो जाएगा। और लीबो का भी सेम कहना था, अगर वो जल्दी नहीं करेंगे तो वो पक्का लेट हो जाएंगे, जो कि वो तीनों बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। जिसके बाद अगले सीन में ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है और मालूम होता है कि वहाँ पर उन तीनों के अलावा बाकी और भी डिसाइपल्स थे जो कि कड़ी मेहनत कर रहे थे, वो भी खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन जब सीन अपने तीनों बेवकूफों पर आया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई टट्टी करने की कोशिश कर रहा हो और निकालने में उसे दिक्कत हो रही हो। न कि सिर्फ लीबो बल्कि हमारा आशु और चैंग तीनों की एक जैसी हालत थी। और ये देखकर ब्रदर यूकी जो होते हैं वो एकदम से उनको रुकने का कहते हैं क्योंकि अब रेस्ट करने का टाइम था और आफ्टरनून में दोबारा से इनकी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाएगा। तो जितना हो सके तो आफ्टरनून तक वो जितना भी रेस्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे 3 लफंगों की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। लीबो तो यहाँ तक ये भी कहता है कि ये पहला टाइम था, ये इतनी मेहनत उसने की है, वो तो अभी से ही हार मानना चाहता है। और लीबो की बात सुनकर उसी का ही मजाक उड़ाता हुआ चैंग ये कहने लगा कि वो उससे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो तभी कुछ लोग उनके पास आते हैं और वो उन तीनों को बैठे हुए देखकर ये बोले कि तुम तीनों के पसीनों से एक मछली की तरह बदबू आ रही है, लगता है तुम तीनों यहाँ पर नए लोग हो। तो जो लोग इन तीनों का मजाक उड़ा रहे थे तो वो इनके सीनियर्स हैं, जो कि अगर मेरे हिसाब से देखो तो काफी ज्यादा नॉर्मल बात है, क्योंकि ये चीज रोजमर्रा जिंदगी में भी आप लोग देख सकते हो और कोई ना कोई इसका शिकार तो जरूर हुआ है, वो भी बिला वजह तंग होने का। तो अभी तक ये सीनियर्स इन तीनों का मजाक उड़ा रहे थे, वो भी इनको मछुआरा कहकर, क्योंकि इनसे मछलियों की बदबू आ रही है। और हद तो उन लोगों ने तब पार करी जब वो लोग पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, वो भी सिर्फ इस चीज को लेकर कि अगर वो यहाँ पर रहना चाहते हैं वो भी अपनी गंदी बदबू के साथ, तो उनको इसके बदले पैसा देना होगा। और ऑब्वियसली उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसलिए तो लीबो भड़कता हुआ उन पर उठता है। तो चैंग जो कि दिखने में बेवकूफ है लेकिन एक मैच्योर पर्सन होने के नाते उसने लीबो को रोकना चाहा, क्योंकि अगर यहाँ पर वो लड़ता है वो अपने साथ ब्रदर यूकी को भी मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि वो उनका मास्टर जो है। इनके अलावा अगर आशु की बात की जाए तो वो पीछे यही सोच रहा था कि उसके करंट स्ट्रेंथ के साथ उसे लगता नहीं कि वो इन तीनों का संभाल पाएगा, मगर इन तीनों कमीनों से अगर खुद को छुड़ाना है तो इस मामले को लेकर जल्दी से जल्दी उसको सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। तो ये देखकर कि वो पैसा नहीं देने वाले तो सीनियर कहने लगा कि अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो वो उनकी इस विश को पूरा कर देगा, क्योंकि वो वैसे भी स्किन बैरियर को थोड़ा हद तक मास्टर कर चुका है और वो अपनी स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेगा, वो भी इन तीनों पर। एज एन वो इस फाइट को ज्यादा सीरियसली नहीं लड़ेगा, क्योंकि कल को भी अपनी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए वो इन 3 टेस्ट सब्जेक्ट के पास जरूर वापस आएगा। अगर चाह इस फाइट को लड़ने में अगर उसे मजा आता है तो, जो कि सुन आशु अपने मन ही मन कहने लगा, स्किन बैरियर अगर हम रिवर में होते तो मैं जरूर इसे आजमाता। लेकिन जहाँ तक लीबो की बात हो रही है और स्किन बैरियर को सुनने के बाद तो उसके तो पैर धड़ धड़ कांपने लगते हैं कि तभी पीछे से ब्रदर यूकी उन तीनों को बचाने के लिए आ जाते हैं। और जब इन्होंने इन 3 बुलीज को आवाज लगाई तो मानो उनके रोंगटे कड़े हो जाते हैं जस्ट उनकी आवाज को सुनकर। और तो ब्रदर यूकी इन 3 बुलीज से कहने लगे अगर करने के लिए उनके पास कुछ भी ना हो तो वो पोस्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी वहाँ जाकर। तो ये देखकर वो बुली बड़ा ही गुस्सा हुआ और ब्रदर यूकी के सामने उन तीनों को धमकी देकर चला जाता है कि अगर आज ब्रदर यूकी ना होते तो वो इन तीनों को मार मार कर उनका यहाँ पर बर्ता बना देते और धमकी के बाद माफी
मांगकर ब्रदर यूकी के सामने से विद इन अ सेकंड गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी होती है। जो ही वो तीनों यहाँ से चले गए तो लिबो उनको गालियां देना शुरू कर देता है, मगर अगेन चैंग एक मैच्योर पर्सन होने के नाते कहने लगा कि पीठ पीछे किसी को गाली देने का अब कोई फायदा ही नहीं, तो तुम बच्चों की तरह एक्ट करना बंद कर सकते हो। और ये चीज आशु फील करने के बाद कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ से ही तुम किसी को ही ओवरकम कर पा सकते हो, तो उसे जितना जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग होना ही होगा, वरना फ्यूचर में ना सिर्फ ज़ीहैंग क्लैन बल्कि बहुत सारे लोग उसके वीकनेस का फायदा उठाएंगे और उसे स्ट्रॉन्ग होने नहीं देंगे। जिसके बाद आशु लिबो और चैंग से कहने लगा कि उसे कुछ काम याद आ गया है, तो वो उसके बगैर ट्रेनिंग को आगे शुरू कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, क्योंकि वापस आने में उसको टाइम लगेगा। और वो ये बात ब्रदर यूकी को भी पहुंचाने का कहता है और बोलकर वहाँ से भाग निकलता है। लिबो आशु के इस हरकत से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ, इसलिए तो वो चैंग से पूछने लगा। तो ऑब्वियसली चैंग लिबो की तरह खुद भी कंफ्यूज होता है कि आखिर इसको क्या हो गया। तो मालूम होता है कि सिस्टम उसे बार बार मैसेज दे रहा था कि जो लोटस फील्ड पॉन्ड है तो वो खतरे में है, वहाँ पर एनिमीज आ गए हैं। और आशु लोटस फील्ड पॉन्ड को खोना नहीं चाहता क्योंकि वही तो उसका एक जरिया है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक जरिए से ज्यादा वो उसको अपना बेस मानता है, जो कि वो अपने दुश्मनों के हाथों उसे खोना नहीं चाहता। और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात में लिबो और चैंग अब तक आशु के ना आने का एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, मगर लिबो को तो चैंग के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही थी, जो कि देख चैंग कहने लगा कि आखिर तुम इतना टेंशन उसके लिए क्यों ले रहे हो, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, इस वजह से तो वो इतना ज्यादा लेट हो गया है। उन दोनों के बात करने से ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ वो अब आराम से बात कर ही सकते हैं, तो ये गलत है क्योंकि इतने आराम से भी एक दूसरे से बात कर करके उन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा आता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात के साथ एग्रीड नहीं हो रहा था। कि तभी उनको कोई आवाज लगाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बुली था। उसको लगता है कि ऊपर वाले की खुद चाहता है कि वो इन दोनों की मरम्मत कर दी, इसलिए जब भी वो यहाँ वहाँ घूमता है तो वो इन दोनों को अकेले ही पाता है, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। और अब तो ब्रदर यूकी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इन दोनों की बजाने वाला है। दोनों अपने सीनियर को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि अब की बार ब्रदर यूकी उनकी मदद करने को नहीं आएगा। और इस बारी जो खड़ूस सीनियर था तो वो जो दोपहर में नहीं कर पाया तो वो इस रात पूरा कर देगा, वो भी इन दोनों की मरम्मत करने का। हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो गई हो तो मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, इसके लिए सॉरी। लेकिन लास्ट में चलो अब आशु के स्टेटस विंडो को देखते हैं। पैसे सेम टू सेम थे, क्रोको और चोंकी अभी तक अपग्रेड नहीं हुए और जो उसका फ्यूजन था तो वो अभी तक 11.7 ही है।